हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST बेसिक ट्रिक पर। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो 7 जुलाई को होने वाला है। आने वाले गणित के कुछ प्रश्नों को, जिस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, उसी तरीके के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। उन्हें देखेंगे, लगाएंगे। लगभग हर टॉपिक से प्रश्न कराया जाएगा। 2 वीडियो या 3 वीडियो में पूरा होगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे स्थानीय मान और जातीय मान से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 3657 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर एक संख्या है जो होगी। यानी ये कहता है कि जो संख्या है, इस संख्या में जो 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान का अंतर एक संख्या होगी। ऑप्शन है आपके सदैव अभाज्य संख्या, सदैव सम संख्या, 3 से विभाज्य होगी, दोनों का अंतर 0 होगा। हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान की बात करें तो इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान की बात करें तो इसे कहते हैं फेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस को हम एक और कह सकते हैं, जैसे स्थानीय है तो इसे हम कह सकते हैं स्थान, और ये फेस को है जातीय मान कह लो, या एक नाम और देते हैं अंकित मान। या हम सीधी बात करें, फेस हम कहते हैं चेहरा, फेस कहते हैं चेहरा। अब एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति का कोई चेहरा है तो वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। चेहरा कैसा रहेगा? समान। लेकिन स्थान की बात करें तो स्थान कैसा रहेगा? असमान। तो ये कह सकते हैं कि स्थानीय मान बदलता है लेकिन जातीय मान नहीं बदलता है। जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए तो वही अंक होगा, वही संख्या होगी। स्थानीय मान बदल जाता है। स्थानीय मान का मतलब है अंक जिस स्थान पर है उस स्थान का गुणा करें, जिस अंक का पूछा जाए उस अंक के स्थान का उस अंक में गुणा करें तो वो स्थानीय मान कहलाता है। अब स्थान, किसी संख्या के स्थानों की बात करें, अब अपने लोग स्थानीय बात करें तो गांव है, शहर है, ये अपने स्थान हो गए। ऐसी संख्या का भी स्थान होता है। स्थान कौन सा होता है? कि इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, 1000 का स्थान, 10,000 का स्थान, लाख का स्थान, 10 लाख का स्थान। तो ये सबका स्थान प्लेस हैं। ये सब क्या है? प्लेस। तो हर प्लेस की बात करें, अगर इकाई की बात करें तो इकाई का मतलब कितना? एक। इकाई से मतलब 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, 1000 1000। तो जो जिस स्थान पर है उस स्थान का उस अंक में गुणा करने पर वो वैल्यू हमारी स्थानीय मान कहलाती है। लेकिन बात जब जातीय मान की है तो फेस वैल्यू की बात है। तो फेस वैल्यू को हमें याद रखना, चेहरा व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए, चेहरा वही रहना है, केवल स्थान बदल सकता है। तो कह सकते हैं, जो कहता है 5। तो 5 का अगर हम देखें अंकित मान, 5 का स्थान अंकित मान या जातीय मान देखें तो 5 का जातीय मान 5। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो जो देखें 5 है कौन से स्थान पे? तो 5 है इकाई दहाई। तो दहाई का मतलब 10। तो हम 5 में 10 से गुणा करें तो कितना होगा? 50। अब 50 में से 5 घटाओ, कितने बचे? 45। ये कहता है अंतर बताने, अंतर। तो आया हमारा उत्तर 45। 45 का मतलब क्या है? कि एक संख्या है। तो 45 कैसी संख्या है? अजय कहता है सदैव अभाज्य संख्या, तो 45 भाज्य है, तो वह पहला ऑप्शन गलत हो गया। सदैव सम संख्या है तो 45 विषम संख्या है, ये भी गलत हो गया। 3 से विभाज्य है, 3 का भाग देकर देखो, 15 या 45, ठीक है, ये हो सकता है। दोनों का अंतर 0 है, इन दोनों का अंतर 0 है, गलत है। तो ये गलत है, तो ये का मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा कि संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य होगी। तो इस तरीके के अगर कोई प्रश्न आते हैं स्थानीय मान और जातीय मान से, तो हमें याद रख के चलना है। स्थानीय मान जिस अंक का पूछा जाए तो हमें वो अंक देखना है कि वो अंक किस स्थान पर है, उसी स्थान का उसमें गुणा कर देंगे, वो हमारा होगा स्थानीय मान। जातीय मान को हम जातीय मान या अंकित मान की बात करें, बात एक ही है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस को हम कहते हैं एक नाम
नाम और दे देते हैं चेहरा, तो चेहरा नहीं बदलता है, तो जातिमान नहीं बदलता है। वो कहता है 5 का 5, 7 का 7, 6 का 6, 3 का 3, यानी जिस संख्या का जातिमान पूछा जाए वो वही होगा, हमें कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात हो गई। तो हमें पता चला कि 36, 57 अगर बात है सब 5 का जो अंकित मान है या जाति मान है तो 5 रहेगा, स्थानीय मान उस स्थान के हिसाब से बदल जाता है। 5 है दहाई के स्थान पर तो 10 का गुणा करेंगे तो 50, 50 में से 5 घटाएंगे 45, 45 इन ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा 45 से मिलता है। तो 45 से केवल एक ही ऑप्शन मिलता है कि 45 3 से विभाज्य हैं, तो बस हमारा सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, रिया दिए गए अंकों 6, 2, 7, 4 तथा 3 से बड़ी संख्या बनाना चाहती है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना चाहती है, किंतु प्रश्न की शर्त से उसे प्रत्येक विषम अंक को 2 बार तथा प्रत्येक सम अंक को 1 बार प्रयोग करना है तो सही संख्या होगी। हमारे ऑप्शन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न देखने में बड़ा होता है लेकिन सीटेट में प्रश्न हमारे बहुत छोटे सरल आते हैं। जैसे ये कहता है कि एक रिया कोई कैंडिडेट है, वो क्या करना चाहती है कि एक संख्या बनाना चाहती है, जो अंक दे रखे हैं 6, 2, 7, 4 तथा 3 से बड़ी संख्या बनाना चाहती है, किंतु प्रश्न की शर्त, एक प्रश्न शर्त रखता है कि प्रत्येक विषम अंक को हम 2 बार ले सकते हैं तथा प्रत्येक सम अंक को 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। यानी विषम अंक को हम 2 बार लिख के बनाए संख्या और सम अंक को हम केवल 1 बार ही संख्या को लेकर बनाएंगे। तो अब जो देखो विषम और विषम की हम वीडियो बना चुके हैं कि संख्या की प्रत्येक संख्या की वीडियो हमारी बन चुकी हैं, वो देख सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो सम और विषम कौन सी, तो विषम 7 और 3 जो विषम है, बाद बाकी 6, 2, 4 हमारी सम है। तो ये कह सकते हैं जिस ऑप्शन हम 6, 2, 4 1 बार होगा, 7, 3 2 बार होगा, वही ऑप्शन हमारा सही है। देखो 4 2 बार है, 6 2 बार है, ये गलत हो गया। 4 2 बार है, ये गलत हो गया। ये देखो 6 2 बार है, ये गलत हो गया। इसमें देखो 7 7 विषम 2 बार है, 6 1 बार है, 4 1 बार है, 3 2 बार है। देखो विषम 2 बार है, सम 1 बार है, सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो ऐसे प्रश्नों को केवल पढ़ेंगे ध्यान से और ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन से कुछ प्रश्न हैं जो ऑप्शन से जल्दी लग जाते हैं। दी गई संख्या किस पद्धति में लिखी गई है, दी गई संख्या किस पद्धति में लिखी गई है, तो हमें ध्यान से देखना है कि जो संख्या हमें दे रखी है 101 और बेस लगाए 2 यानी आधार लगाए 2, तो ये पूछता है कि जो संख्या जी किस पद्धति में, दशमलव पद्धति, द्विआधारी पद्धति, ऑक्टेन पद्धति या हिंदी अरबी पद्धति। दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम, द्विआधारी पद्धति को इंग्लिश में और याद रखना बाइनरी सिस्टम, ऑक्टेन सिस्टम, और इसे कह देते हैं डेसिमल सिस्टम। तो इन्हें याद रखे चलना है। तो डेसिमल सिस्टम में होता है कि इसका जो आधार होता है वो होता है 10। यानी कोई संख्या लिखी कि हमने लिखा 101 और अगर आधार 10 लगाया तो ये 101 हैं। तो जिस संख्या को हम पढ़ेंगे दशमलव पद्धति की। द्विआधारी पद्धति की संख्या जो है उसका आधार होता है 2, तो जब किसी संख्या का अगर आधार 2 है तो जिस संख्या हमारी कहलाएगी बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर हमारा कहलाता है। अगर किसी भी संख्या का आधार 2 है, बेस 2 है, तो वो हमारा द्विआधारी पद्धति की संख्या कहलाती है। अब बात आई, देखो आधार 10 है दशमलव पद्धति में। 10 का मतलब ये होता है कि जो भी दशमलव पद्धति में जो भी संख्या बनेगी वो हमें 0 से लेकर 9 तक अंक, 0 से लेकर जो अंक होते हैं 10 अंक, कुल अंक कितने होते हैं समय, अगर हम जाकी बात करें तो कुल अंक होंगे 10। ठीक है। ऐसे ही जब इसकी बात करें कुल अंक केवल 2, कौन से अंक होंगे, तो 0 और 1। जब भी कोई संख्या बनाई जाएगी दशमलव पद्धति को या दशमलव पद्धति की संख्या लिखेंगे तो 0 से 9 तक के अंकों का यूज कर सकते हैं, हमारी संख्या दशमलव पद्धति की संख्या कहलाएगी। ऐसे ही जब संख्या हम उस संख्या को हम द्विआधारी पद्धति में लिखेंगे तो द्विआधारी पद्धति की संख्या को हम केवल 2 अंक यूज कर सकते हैं, 0 और 1,
इनसे ही मिला के जब संख्या बनाएंगे तो वह संख्या हमारी कहलाती है द्विआधारी पद्धति की संख्या। इस बाइनरी सिस्टम को एक और कह देते हैं कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा अगर देखी जाए तो कंप्यूटर में जो भी भाषा है वो कौन सी पद्धति की है, दशमलव पद्धति की ना हो करके हम कह सकते हैं द्विआधारी पद्धति को हम कंप्यूटर की भाषा कह सकते हैं। अगली अब बात आई, केवल इतनी बात पूछी कि 1 0 1 है, आधार 2 लगा, जैसे ही आधार 2 दिख जाए तुरंत उत्तर मार देना कि द्विआधारी पद्धति की संख्या है। किस पद्धति की संख्या है? द्विआधारी पद्धति की संख्या है। दशमलव पद्धति की संख्या कब होगी? जब हमें 10 आधार कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये कहता है कि 1000 और 1 0 0 0 आधार है 2 को दशमलव पद्धति में बदलिए, यानी आधार 2 तो इसका मतलब ये है कि संख्या किस समय हमारी द्विआधारी पद्धति में, संख्या किस समय है? द्विआधारी पद्धति में है। इसे हमें किस में बदलना है? दशमलव पद्धति में बदलना है। तो दशमलव पद्धति में बदलने के लिए सीधी सीधी बात है, जब भी कोई संख्या हमारी द्विआधारी पद्धति की दी जाए, जब भी कोई संख्या द्विआधारी पद्धति की दी जाए तुरंत संख्या को लिखो, तुरंत संख्या को लिखो, डिब्बा में बंद करो, एक बॉक्स बना, प्रत्येक अंक को बॉक्स में अलग अलग डिवाइड कर लो, प्रत्येक के नीचे 2 लिखो, प्रत्येक के नीचे 2 लिखो, 0 सबसे पीछे से 0 से घात लगा, 0 1 2 3। ठीक है, 0 जितने 0 एक के जो संख्या में हमारे जितने 0 उन 0 की कोई घात लगी है उसे हटा देना, उसे हल ना करना है। बाद बाकी जो बचे उन्हें जोड़ देना, बाद बाकी जो बचे उन्हें हल करके जोड़ देना। जब ये बचा 1 का जब गुणा करें तो उतना ही बनेगा, तो 2 पे का 3 3, जिसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ये कह सकते हैं इस संख्या का जो दशमलव पद्धति में बनेगा वो बनेगा 10 बनेगा। तो आधार कितना? 10, संख्या बनाई कितनी? 8। तो देखो 8 है इसमें, तो 8 है सी, तो सी सही है हमारा। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल और देख लें, जैसे भाई ले लेते हैं 1 0 1, कोई संख्या है आधार, इसे हमें मान लो बदलना है, किस में बदलना है? दशमलव पद्धति में। आधार 10 लगा, दशमलव पद्धति, आधार 2 है तो हमारी द्विआधारी पद्धति। 101 तुरंत हम कहते हैं कि डिब्बा में बंद करोगे, अलग अलग, प्रत्येक के नीचे 2 लिखोगे, 0 घात लगाओगे, 0 फिर 1 फिर 2, पीछे से हमेशा 0 से स्टार्ट करोगे, जो 0 के नीचे आई जाए उसे काट दोगे, बाद बाकी को जोड़ दोगे। देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 पे घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 उसका मान होता है 1, 4 और 1 बना 5, ये बना हमारा आधार। ठीक है, तो द्विआधारी पद्धति की संख्या को जब भी हम दशमलव पद्धति में बदलते हैं तो इस तरीक़ा से हम बदल देते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल प्रत्येक को डिब्बा में बंद करेंगे, अंक को प्रत्येक डिब्बा के नीचे हम 2 लिखेंगे, पीछे से घात 0 लगाएंगे, 0 1 2 3 4। एक और तरीका है, कुछ नहीं करना है, केवल कोई डिब्बा मत बंद करो, सीधे सीधे जो अंक संख्या लिखी उसी पेपर के ऊपर लिख लेना। जैसे 1 1 का दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, बस जो 0 के नीचे है भी काट दो, जो बचे उसे सब जोड़ दो। इसमें केवल 8 बचा तो उत्तर 8। अगर और कुछ बचता तो उन्हें हम जोड़ देते, जैसे मान लीजिए है तो 1 से शुरुआत करो, फिर दूने करो, 1 के दूना 2, 2 के दूना 4, जो 0 के नीचे उन्हें काट दो, बाद बाकी जहाँ 4 बचा जहाँ 1 बचा दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो जी कितने बनेंगे? 5। उत्तर आया कितना? 5। इस तरीके से कर सकते हो कि अगर हमारी कोई बाइनरी पद्धति की संख्या है और वो कहता है कि दशमलव पद्धति में बदलिए, तो दशमलव पद्धति में बदलने के लिए हमें 0 1 2, ठीक है, 1 से स्टार्ट करोगे कि 1, फिर दूने करोगे, 1 के दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8। ठीक है, अब मानो अगर हमें कहा जाए कि दशमलव पद्धति से और बाइनरी पद्धति में बदलिए, मान लो वो कहता है दशमलव पद्धति कोई संख्या देता है, मान लो 14 देता है और ये कहता है आधार लगाता है 10 और ये कहता है इसे बदल के दिखाओ कि जो संख्या है वो हमारी बाइनरी पद्धति में आए। तो 14 की हम क्या करेंगे? सीधे सीधे गुणनखंड काटो। ठीक है, और जब भी बाइनरी पद्धति में बदलवाई जाए तो केवल कोई संख्या हमारी चाहे सम हो चाहे विषम हो हमेशा काटोगे 2 से। 2 का भाग 14 में 2 कितनी बार? 7 बार। शेष जहाँ लिखोगे शेष, तो शेष कितना बचा? 0।
फिर कितने से काटो, 2 से, 2 तिया 6, शेष कितना बचा, 1, फिर काटोगे कितने से, 2 से, 2 एकन 2, शेष कितना बचा, 1। बस जे नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना, भाई हमारा उत्तर होगा। नीचे से ऊपर की तरफ लिखो 1 1 1 0, 1 1 1 0, ये हमारा क्या होगा, आधार 2 लगा दो, ये होगा 14 के। अगर हम 14 को बदलें तो हमारा ये संख्या बन जाएगी 1 1 1 0 और आधार लगा दो 2, तो ये दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में बदल गई। एक और अगर हम देखें, एक और देखते हैं, जैसा मान लो अगर हम कोई विषम ही देख लें, मान लो 25 है, क्या 25, आधार कितना है 10, बदलना किस समय है, तो बाइनरी में, बदलना किस समय है, बाइनरी में। अब बाइनरी में बदलना है तो हम क्या काम करें, काम वही है, 25 को हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करें, गुणनखंड कितने से करें, तो जब बात पता है कि दशमलव से जब भी हम काट किस में बदलते हैं, द्विआधारी में बदलते हैं, तो हमेशा भाग देते हैं कितने से, 2 से, हमेशा भाग दोगे 2 से, तो 2 से हम भाग दें तो 12 दूनी 24, बचा कितना, 1, इधर क्या लिखोगे, शेष, फिर 2 से काटोगे, 2 6 12, कितना बना, 0, फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, कितना बना, 0, फिर 2 से काटोगे, 2 एकन 2, कितना बचा, 1, इधर शेष, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे तो 1 1 0 0 1, आधार कितना लगाओगे, 2 लगाओगे। बात वही है। अब कहा जाए कि हमें दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में गुणनखंड करेंगे, लेकिन बाइनरी पद्धति से दशमलव पद्धति में जब भी बदलोगे संख्या को तो हम क्या करेंगे, बात बताइए मैंने कि जो हमें संख्या लिखी हुई मिल जाए, जो हमें संख्या लिखी हुई मिल जाए, जो बाइनरी पद्धति की संख्या हो, अगर दशमलव में बदलना है तो हम क्या काम करेंगे, केवल जो संख्या है, जैसे हम मान लो यही है, जो बाइनरी पद्धति और जो कही जाए कि इसे अब दशमलव में बदल दो, तो सबसे पीछे से 1 लिखो, 1 दूने करो, 1 के दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, जो 0 के नीचे है उसे काट दो, उनका कोई मतलब नहीं है, बाकी के बचे ना जोड़े दो, 8 4 12 और 2 14, आधार कितना लगाओगे दशमलव पद्धति का, तो 10, उत्तर हो गया। ऐसे ही जब अगली बात मान लो हम इसे बदलें, ये तो बदला कि हमने जब 25 के समय दशमलव पद्धति में और बदला के समय द्विआधारी पद्धति में, जब द्विआधारी पद्धति में बदला तो इतना आया, जब इस संख्या को अगर हम दशमलव पद्धति में बदलें तो 25 आना चाहिए। तो कैसे करें, बात वही है कि सबसे पीछे वाले अंक पे 1, 1 के दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, 8 के दूना 16, हम कहते हैं जो 0 के नीचे उन्हें हटाए दो, उड़ा दो, मान लीजिए हटे, 4 हटे, 2 हटे, अब बचा उन्हें जोड़े दो, तो 16 8 24 और 1 और बचा, तो 16 8 24 और 1 25, आधार लगाओगे कितना, 10। ठीक है, तो इतनी बात है कि सीटेट में जब भी कोई प्रश्न आता है, अब तक आ चुका है प्रश्न बाइनरी पद्धति से, द्विआधारी पद्धति से, द्विआधारी पद्धति का पेडागोजी में भी प्रश्न बन जाता है, भाषात्मक प्रश्न बन जाता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें प्रश्न मिलेगा। तो जब भी कोई प्रश्न आए द्विआधारी पद्धति से या बाइनरी सिस्टम से, तो हमें इतनी बात याद रख के चलना है, जो हमने टॉपिक जो पॉइंट बताए हैं कि बाइनरी पद्धति का आधार बेस 2 होता है, अंक हम केवल 2 ही यूज कर सकते हैं, कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, 0 या 1, इन्हीं अंकों के द्वारा, इन्हीं अंकों से हम संख्या को बनाएंगे, चाहे कोई संख्या बनाएं। कंप्यूटर भाषाई पद्धति द्विआधारी पद्धति कहलाती है, बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें, और दशमलव पद्धति में बता दी है, दशमलव पद्धति का जो बेस होता है वो होता है 10। तो इतनी बात याद रख के चलना है। तो वीडियो को अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने जो भी सहयोगी हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनके पास भेजें, शेयर करें। धन्यवाद।